झारखंड की राजनीति कई संवेदनशील मुद्दों से गुजर रही है। चाहे वो डीलिस्टिंग की बात करे या झारखंड में आदिवासियों की घटती जनसंख्या की बात करे। आज हमारे साथ झारखंड अलग राज्य आंदोलन के प्रखर नेता, साथ ही संयुक्त बिहार के पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा हमारे साथ गेस्ट इन द न्यूज रूम है। दादा जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी न्यूज 26 में पहली बार आपके स्टूडियो में आपने आमंत्रित किया है और मैंने चाहा कि मीडिया बहुत बड़ा भूमिका होती है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और सारे स्तंभ ध्वस्त हो चुका है। न्यायपालिका में देख लीजिए भ्रष्टाचार, व्यवस्थापिका एग्जीक्यूटिव में देख लीजिए, न्यायालय देख लीजिए, विधायी का देख लीजिए, निर्वाचित प्रतिनिधि भ्रष्ट हो गया। तो एक ही चीज में उम्मीद करते हैं, अगर फिर से लोकतंत्र बचेगा तो चौथा स्तंभ अगर सही रहेगा, यानी मीडिया प्रेस। इसलिए मैं मीडिया को महत्व देता हूं और आपने बुलाया और मैं आ गया। इसके लिए मैं तो आपके प्रति शुक्रगुजार हूं कि आपने जो भी मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं झारखंड में, ये उजागर होना चाहिए, जन जन तक प्रसारित होना चाहिए और लोगों को जानकार होना चाहिए कि किन मुद्दे में झारखंड का जो ज्वलंत मुद्दा है उसका समाधान आखिर क्यों नहीं हो रहा है और आम आवाम को एक दिशा निर्देश मिले, दिशा मिले कि सही मायने में इस समस्या का समाधान। अभी तक समस्याएं हैं लेकिन समाधान का कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप जो भी प्रश्न उठाएंगे, जो भी जानना चाहेंगे, आपके न्यूज 26 के माध्यम से आम आवाम तक, जनता तक हम लोग रूबरू हो रहे हैं, लेकिन ये प्रचारित और प्रसारित होगा आपके माध्यम से। दादा, सबसे पहला सवाल, सूर्य सिंह बेसरा बनने का सफर कहां से शुरू हुआ? ये राजनीतिक सफर कहां से शुरू हुआ था? मैंने कुछ कविता भी लिखी हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में, संथाली में। आखिर सूर्य सिंह बेसरा कैसे बन गया? मैं समय का सूर्य हूं, इस तरह का एक हेडिंग शीर्षक में मैंने कविता भी लिख डाला और वो 2026 का आपको जो है, जब मैं मेरे संघर्ष का गाथा जो है 50 साल मैंने पूरा किया। मेरा जन्म 1956 में हुआ और मेरा राजनीति का सफरनामा जो है 1986 में। तो जब 1986 में हमने आजसू गठन किया, जो गांव आप लोग बोल रहे थे कि डुमुरिया मेरा क्षेत्र पड़ता है, सुदूर गांव से शहर बहुत दूर, शहर से मेरा गांव सुदूर, जहां बिजली नहीं, जहां सड़कें नहीं, जहां शुद्ध पानी झरनों के पानी से हो, जहां प्रकृति के गोद में पाला बड़ा हूं, वहीं सूर्य जन्म लिया। सूर्य तो भगवान है और मुझे सौभाग्य से आदिवासी समाज ने मुझे धरती का सूर्य का उपाधि भी मिला है। वो सूर्य तो भगवान है, सर्वत्र है, उसके लेवल में उसकी तुलना नहीं हो सकता। लेकिन जो सूर्य गांव में पैदा हुआ और आज मैं 70 साल का उम्र हो गया और 50 साल मेरे संघर्ष की गाथा है, तो आदिवासी समाज ने हमको धरती सिंह चांदो का उपाधि दे दिया। मतलब सिंह चांदो माने सूर्य, आसमान में सूर्य है, देवता है, और धरती का जो सूर्य है वो सही माने में सूर्य है। तो ये सूर्य लंबा सफर है, राजनीति में यहाँ तक आए हैं। आजसू का गठन, झारखंड राज्य का गठन, पत्रकारिता भी किया, लेखक भी बने, कवि भी बने, और ऐसा कविता में मैंने अनुवाद कर दिया। मधुशाला का अनुवाद किया 2017 में। तो भारत के 24 साहित्य भाषाओं में से संताली भाषा के सर्वोत्तम, उच्चतम साहित्य सम्मान से भी मुझे सम्मानित किया गया। वो मैं मधुशाला को मातकम रासा में मैं संथाली ओल चिकी में अनुवाद किया। और उसके बाद जो है गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व गुरु, जनगण मन अधिनायक जय हे,
ये राष्ट्रगान के रचयिता, उनकी किताब जो है ना गीतांजलि, जो 1913 में जो है ना गीतांजलि को नोबेल प्राइज मिला, एशिया का सबसे पहला नोबेल विजेता विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, जब 100 साल पूरा हुआ 1913 में मिला, तो मैंने 2013 में किताब देखा, बांग्ला से मैं संथाली ओलचिकी में कर दिया। तो महान एक हिंदी में मधुशाला और उसके बाद बांग्ला में गीतांजलि, और दोनों में भारत सरकार ने मुझे सर्वोच्च साहित्य सम्मान मिला। तो मैं राइटर थे, फाइटर थे, आंदोलनकारी फाइटर थे, बाद में राइटर बने, अखबार निकाला तो एडिटर बने, फिल्म बनाया तो डायरेक्टर बने। तो राइटर फाइटर जिससे आप रूबरू हो रहे हैं, ये जो भी प्रतिभाएं हैं अंदर में, हमें गर्व इस बात का है कि आज 50 साल संघर्ष मैंने पूरा किया। मेरा लड़ाई ही संघर्ष है, 50 साल पूरा होना है। उम्र तो मैं 70 का हूँ कि अभी भी जो है ना मुझे फील जो होता है, ऊर्जा आता है, जनता सेवा में ऊर्जा, निस्वार्थ भावना से ऊर्जा। मैं राजनीति में आए तो अलग राज का एक सपना साकार होते हुए देखा। मैं जब विधायक बने 90 में, तो कम से कम 35 साल की उम्र में मैं 90 में विधायक बने। और जब लालू ने ललकारा कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, मैं 1 साल 5 महीना के अंदर में अलग झारखंड के सवाल पर मैंने विधानसभा से त्याग दे दिया। और उस समय ये इतिहास बना, आज तक ऐसा कोई नहीं किया। 100 साल का झारखंड आंदोलन में कई एमएलए, कई मंत्री, कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन विधायिका पद पर निस्वार्थ भावना से त्याग देना शायद मेरे सूर्य सिंह बेसरा का त्यागी हो सकता है नंबर 1। लालू जी ने कहा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, और मैंने कहा कि आपके लाश पे नहीं, मैं त्याग देता हूं। लालू जी विधानसभा में मेरा स्पीच था 1991 में, मैं रहूं न रहूं, आप रहे न रहे, एक इतिहास तो होगा, आज नहीं तो कल बिहार से झारखंड अलग होगा। तो ये मैंने 91 में बोला और त्याग दे दिया। 5 साल का विधायक 1 साल 5 महीने में त्याग दे दिया। और देख लीजिए 2000 में झारखंड राज्य बन गया। झारखंड राज्य बनने के बाद 25 साल हो गए। लेकिन जो राज्य, जो मकसद था, जो उद्देश्य था अलग बनाने का, बिहार से अलग होने का, अभी तो बंगाल का कुछ पार्ट जोड़ना है, बाकी है, उड़ीसा का कुछ जिला को जोड़ना है। बातचीत के क्रम में उसको हम लोग विस्तार से करेंगे। लेकिन हमको लगता है कि जो सपना बिरसा मुंडा का था, अबुआ दिसुम अबुआ राज, बिरसा मुंडा जो उलगुलान किए थे, जो सपना था कि ये झारखंड आदिवासी का होगा, अब आदिवासी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन झारखंड आदिवासियत का पहचान खोते जा रहा है। आज आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, खतरा मंडरा रहा है, जीने मरने का सवाल हो गया। पढ़ाई तो बहुत किया है, आदिवासी लड़ाई भी तो बहुत किया है। अब हमको लगता है कि पढ़ाई हम बहुत कर लिया है, अस्तित्व बचाने के लिए बाकी बचे जिंदगी को पढ़ाई में नहीं, लड़ाई में हम समय देंगे। ये मेरी सोच है। झारखंड में आदिवासियों की घटती जो जनसंख्या है, चाहे वो डीलिस्टिंग का मामला हो, उसको कैसे देखते हैं? ऐसा है, डीलिस्टिंग एक अलग से कोई बहस का मुद्दा बन सकता है, विस्तार से हो सकता है। एक है डिलिमिटेशन, परिसीमन जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद फिर जनसंख्या के आधार पर जो बोला जाता है कि भाई एसटी एससी ओबीसी रिजर्वेशन है। डिलिस्टिंग का मतलब है जो लिस्टिंग हुआ है उसे डिलिस्ट कर देना, डिलीट कर देना, डिलीट कर देना। हाल में आपने सवाल भी उठाया था कि अगर परिसीमन होता है तो उसमें आदिवासियों को खतरा है। ऐसा है, मैंने भारत का संविधान को बिल्कुल जितने अनुच्छेद है, आर्टिकल है, मैं पूरे अध्ययन किया। इसीलिए एक संविधान के विश्लेषक भी हूँ, राजनीतिक विश्लेषक, और संविधान का जानकारी रखता हूँ। बहुत सारे हमारे निर्वाचित एमएलए हो, एमपी हो, जो नेता हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे मैंने अध्ययन किया है कि अगर आपको वकील बनना है, लॉयर बनना है, वकील बनना है, तो आपका क्वालिफिकेशन तो एलएलबी होना चाहिए। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो मिनिमम तो आपका तो एमबीबीएस तो होना ही चाहिए।
विदाउट एमबीबीएस डॉक्टर तो नहीं बन सकता, फिजिशियन नहीं बन सकते। अगर टीचर बनना होगा तो बीएड तो पास करना ही होगा ना। उसके बाद अगर आप टीचर्स ट्रेनिंग होगा, टीचर्स ट्रेनिंग भी होता है। कोई नर्सिंग कर रहा होगा, सिस्टर नर्स बनते हैं, उसका भी नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज है, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है। लेकिन बिना ट्रेनिंग का, बिना कॉलेज का नॉलेज कैसे हो गया नेताओं को? नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ। तो ये डायलॉग मैं कॉलेज के जमाने में आया और सही माने में सुर सिंह कैसे बना बातचीत के क्रम में आएगा, मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि गांव के एक साधारण गरीब घर में एक आदिवासी लड़का अपना पढ़ाई मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, देहातों में किया, घाटशिला कॉलेज आता हूँ, लीडरशिप देता हूँ, स्टूडेंट लीडर बनता हूँ, फिर लड़ाई होता, संघर्ष होता, विधायक भी बनता हूँ। तो एक कहा हमने 50 साल का संघर्ष है। पहले हम लोग डिलिमिटेशन की बात करें, परिसीमन में हमने क्यों विरोध कर रहे हैं। भारत का संविधान में उल्लेखित है कि जनगणना प्रत्येक 10 साल में होगा। तो पहले जनगणना जो भारत देश आजाद नहीं हुआ था, भारत का संविधान का रचना नहीं हुआ था, भारत का संविधान जो है ना, हम लोग 1949 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया। उसमें जो भारत का संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना जिसको बोलता है, माने जितने धारा, पारा, अनुच्छेद है, उससे पहला पेज में उसको प्रस्तावना बोलता है और इंग्लिश में प्रियम्बल बोलता है। उसी में हम भारत के लोग गणराज्य के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज, धर्म की आजादी, तमाम चीज है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी 2 भाषा में मान्यता मिली है भारत का संविधान। 1931 में जब ब्रिटिश रूल्स था भारत देश में, तो पहला जाति नाम से जातिगत जनगणना हुई थी, कास्ट के आधार पर सेंसस हुआ था। 1931 का सेंसस अगर देखा जाए तो 1931 में बहुत सारे स्टेट भी नहीं बना था। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जो है वन बिफोर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया देयर वाज ओनली 14 स्टेट्स। जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी उस समय 14 गो राज्य था, और अभी देख लीजिए उसका डबल 28 हो गया। उदाहरण के लिए जो है ना, आजादी के लड़ाई के पहले कुछ राज्य ऐसा बना, 3 राज्य बना अगल बगल। 1905 में बना बंगाल, बंगाल राज्य अस्तित्व में है 1905 में। फिर बंगाल से अलग हो गया 1912 में बिहार। फिर उसी भूभाग को, भौगोलिक क्षेत्र को अलग करके 1936 में उड़ीसा अलग राज्य हो गया, और उसी भूभाग को, टेरिटोरी को ही 2000 में फिर झारखंड बन गया। तो ये जो 4 राज्य है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये 4 राज्य हो गया। लेकिन ये 4 राज्य तो एक ही था ना। जैसे उदाहरण के लिए वंस असम वाज सिंगल स्टेट्स एंड नाउ बिकम 7 सिस्टर्स। असम एक बृहद असम था, एक सिंगल स्टेट था, अभी 7 टुकड़ों में, 7 बहनों में विभाजित हो गया। तो होते होते अभी 28 राज्य हो गए। लेकिन जब 14 राज्य था, बड़ा बड़ा राज्य, उस समय 1931 में अंग्रेजों ने जनगणना किया, तो आदिवासी अपने क्षेत्र में 50% से ज्यादा था। केवल आदिवासी जिसको सूचीबद्ध किया गया, ये आदिवासी है, ये दलित है, उस समय 50% से अधिक थे। 1931 के बाद 1941 में हुआ, और उसके बाद 41 के बाद 47 में देश आजाद हुआ, और उसके बाद भारत का संविधान फिर लागू हो गया 26 जनवरी 1950 में। तो जैसे ही भारत का संविधान को अंगीकृत हम लोगों ने कर दिया, लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक भारत को जो दुनिया का सबसे बड़ी मान्यता मिला, तो उस समय जो है ना, फिर 51 में सेंसस हुआ। तो 1991 में फिर जाति जनगणना होता है, ST, SC, OBC, इस तरह से पूरे राज्य स्तर में भारत का संविधान में प्रोविजन है कि प्रत्येक 10 साल में होगा। 1950 में
जब सेंसस हुई तो उसी के आधार पर 1952 में रिजर्वेशन हो गया कि एमएलए सीट आदिवासी, शेड्यूल कास्ट एमएलए का रिजर्व सीट, और उसके बाद एमपी का भी रिजर्व सीट हो गया। माने रिजर्व सीट अगर बोला जाए भारत में, एमएलए एमपी का रिजर्व सीट आदिवासी और दलित का है, तो बाकी जनरल का क्यों नहीं किया? आपने जाति समाज को मान लीजिए वर्ण व्यवस्था में आपने ब्राह्मण किया है, आपने वैष्णव किया है, क्षत्रिय किया है, और तमाम आपने कास्ट सिस्टम को बना दिया, लेकिन उनको तो आरक्षण नहीं मिला। मतलब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, इतिहास है, तब ना ये एसटी एससी को मिलता है, हमको रिजर्वेशन, नहीं तो जनरल को भी सबको मिलना था, गरीब को मिलना था। लेकिन आदिवासी को एमएलए लड़ने का रिजर्व सीट क्यों निर्धारित किया गया? एमपी तो उस समय 1951 में जो जनगणना हुई तो करीब करीब 40 के आसपास हम पॉपुलेशन था, जनसंख्या। उसके बाद 52 में चुनाव हो गया तो बस सभी स्टेट में कहाँ असेंबली आदिवासी होगा, कहाँ लोकसभा आदिवासी, ये फिक्स हो गया। 71 में आजाद भारत में फिर जनगणना हो रहा है। तो 1971 में जनगणना के बाद भाई आदिवासी घटते गया। क्यों घटते गया? उसका तो रिपोर्ट होना चाहिए। तो 1971 के जनगणना के आधार पर 5th शेड्यूल बनाया गया, क्योंकि ये आदिवासी इलाके को 2 जगह में बांट दिया पूरे भारत देश में। अलग राज्य अलग है, लेकिन आदिवासी जहां 50% से ज्यादा आदिवासी की जनसंख्या जनगणना में आया, तो बंगाल की जो बात, बंगाल जैसे नॉर्थ ईस्ट में 6 शेड्यूल है, 6वीं अनुसूची आदिवासी का डिमार्केशन कर दिया। जैसे आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड है ना, अरुणाचल, ये 7 राज्यों में 6 शेड्यूल आदिवासी है, वहां का 6 शेड्यूल कर दिया आदिवासियों को। बाकी 10 राज्यों में, भारत के 10 राज्यों में 5th शेड्यूल कर दिया। झारखंड 5th शेड्यूल में आता है, उड़ीसा 5th शेड्यूल में आता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य सब 5th शेड्यूल में आता है। तो हम 5th शेड्यूल में हैं। लेकिन ये देखा गया अक्सर हर एक 10 साल में जब जनगणना हो रही है कि आदिवासियों का संख्या क्यों घट रहा है? देश और दुनिया की आबादी निरंतर बढ़ रही है। हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, जब महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में शुरू करता है, उधर जो है ना फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना के गरम दल बनाता है, दोनों में विचार का डिफरेंस हो जाता है। तो उस आजादी के लड़ाई में 33 करोड़ भारत में जनसंख्या थी उस समय। जब आजादी की लड़ाई 200 साल तक राज किया है इस देश में, अंग्रेजों का, ब्रिटिश का हुकूमत जारी रहा, तो 200 साल की लड़ाई जब उन्होंने शोषण किया, देश को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो सारे लोगों ने लड़ाई लड़ा। लेकिन आदिवासियों का जो कुर्बानी है, त्याग है, महापुरुषों का, वीरों की बलिदान जो है वो बढ़ा चढ़ा के था। तो उस समय भारत का पॉपुलेशन 33 करोड़ था, आज के पॉपुलेशन भारत में 140 करोड़ हो गया। तो जब देश और दुनिया की आबादी बढ़ रही है तो आदिवासी 50% से हर 10 साल में घटते 2011 में झारखंड का पॉपुलेशन 26% आ गया। अगर 2011 में हम 26% हो गए झारखंड में राज्य बनने के बाद, अगर 2021 में कोरोना काल के कारण जनगणना नहीं हुआ है 2021 में, अगर वो मान लिया जाता तो जानते हैं अभी हमारा कितना होता, 20-22% होता। तो हर लोगों का पॉपुलेशन बढ़ गया। बिल्कुल, हम बोले ना अभी भारत, पूरे टोटल भारत का 140 करोड़ है। उस अनुपात में अगर हमारा था उस समय 2 करोड़, बढ़ना चाहिए। हम क्यों 20-22 हो गए अभी? उसका कारण जो है संविधान में उल्लेखित है। नियम यह है कि उसको गंभीरता से राज्य के राज्यपाल नहीं लिया, गंभीरता से। नियम है, मैंने संविधान का अध्ययन किया कि राज्य के राज्यपाल, वो राज्यपाल तो हर एक राज्य में किसी का भी सरकार बने, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से, राष्ट्रपति की ओर से एक राज्यपाल मनोनीत किया जाता है, राज्यपाल, गवर्नर।
लेकिन जहां जिस राज्य में गवर्नर है वहां आदिवासी के बारे में अलग से वहां संविधान उल्लेखित है कि राज्यपाल अभिभावक हैं, संरक्षक हैं आदिवासियों के लिए। और आदिवासी एरिया में क्या विकास हो रहा है और क्या योजना हो रहा है उसका लेखा जोखा प्रत्येक वर्ष राज्यपाल उसका पूरा रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से मांगेगा कि आदिवासी का उत्थान के लिए, विकास के लिए क्या खर्चा हुआ और क्या विकास हुआ, उसका आउटपुट रिजल्ट दीजिए, प्रत्येक साल देना होता है। और ये सीधे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजता है और केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति वो राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर समूचे भारत देश का पूरा आयोग गठन करता है। हर 20 साल में आयोग गठन करता है, ऐसा हुआ ही नहीं। जनसंख्या जितना घटेगा या बढ़ेगा एसटी एससी का रिजर्वेशन वैसे ही होगा। चाहे जॉब रिजर्वेशन, हमारा पॉपुलेशन अगर आज के तारीख में 26 माना जा रहा है झारखंड में, तो 100 में आदिवासी का जॉब में 26% मिलेगा। मतलब हम ट्राइबल स्टेट है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन आदिवासी घटते हुए क्यों घटा? वो तो ठीक है, आप घटा हुए देख रहे हो, लेकिन जब परिसीमन लागू आप कर रहे हो, डिलिमिटेशन, प्रत्येक 10 साल में जनगणना होगी, सेंसस होगा, मैं ही घट रहा हूं, मैंने हम बढ़ रहे हैं आदिवासी, प्रत्येक 20 साल में परिसीमन होगा। इस बार 2026 में झारखंड का परिसीमन होना है। 2007 में एक नोटिफिकेशन हुआ, पूरा देश में परिसीमन हुआ कि 2007 में जो है ना परिसीमन आयोग ने झारखंड का जो आंकड़ा बताया है उसमें 81 एमएलए सीट है, 15 को पार्लियामेंट सीट है, 14 को है, तो 14 में से 5 सीट आदिवासी के लिए रिजर्व है। अगर 2007 को मान लिया जाता, अगर परिसीमन हो जाता, किसी कारण केंद्र के सरकार के हस्तक्षेप से, राष्ट्रपति के विशेष ये से आदेश से यहाँ परिसीमन रोक दिया गया है। कब? 2008 में रोक दिया गया। कानून कब बना? परिसीमन आयोग 2007, 8 में झारखंड में रोका, बाकी पूरे देश में हुआ। अगर 2008 में परिसीमन लागू होता क्या कि 14 में से 14 लोकसभा में से 5 आदिवासी के लिए रिजर्व सीट था, एक तो घट जा रहा था राजमहल। राजमहल नाम भी डिलीट है और राजमहल एसटी भी नहीं है, तो नाम चेंज हो गया और उसको फिनिश कर दिया। उदाहरण के लिए राजमहल नहीं रहेगा, नाम भी नहीं रहेगा, और एक तो सीट 5 को रिजर्व था, एक तो कर दिया खत्म। काहे खत्म कर दीजिए? पॉपुलेशन हम खत्म हो रहे हैं, नौकरी में हम पॉपुलेशन में कम हो रहा, मेरा बंटवारा, मेरा हिस्सेदारी कम हो रहा है नौकरी में, काहे पॉपुलेशन घट रहा? तुम हमारा एमपी सीट भी खत्म कर दीजिए। वो तो एमपी का हुआ। झारखंड में 28 सीट है, देयर इज 28 सीट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब आउट ऑफ 81। टोटल 81 सीट में से हम 28 सीट रिजर्व है। अगर 2008 में परिसीमन लागू होता है तो 7 को सीट डिरिजर्व हो जाता। देख लीजिए, मजेदार डिलिस्टिंग। इसीलिए परिसीमन डिलिस्टिंग का हम लोग विरोध कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं 25 जून को। पूरे भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को मैंने आह्वान किया हूं। 700 कम्युनिटीज है। कौन कौन 700? संथाल, मुंडा, उरांव, माली, बिरहोड़, खड़िया, गोंड, भील, गारो, खासी, बोडो, 700 है हम आदिवासी, कम नहीं है। भारत देश में 700 समुदाय आदिवासी अंकित है और वो उनकी पॉपुलेशन कम से कम 15 करोड़ है। और हर स्टेट में हमारे पार्लियामेंट में 47 एमपी रिजर्व सीट है और सभी 28 राज्यों मिला के हम आदिवासी रिजर्व सीट में लगभग 400 हैं। ये आंकड़ा कौन संविधान में, कौन कागज पेपर में, पेन पेपर में कौन नेता बोल रहा है जो ये बोल सकता है? ऐसा जानकार नेता की क्वालिटी होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए। जैसे आपको इंटरव्यू कोई कर देगा तो आप जान नहीं पाएगा। 2000 में झारखंड अलग हुआ और मैं बीच में थोड़ा सा विषयांतर हो गया हूं। 2000 में इंटरव्यू किया, एक मंत्री को इंटरव्यू किया, आदिवासी मंत्री को झारखंड के, भाई
भारत देश कब आजाद हुआ? एक मंत्री बोला 26 जनवरी को आजाद हुआ। इलेक्टेड मंत्री बोला झारखंड का। एक एमएलए को बोला गया कि जनगण मन यदि किसने लिखा? बोला महात्मा गांधी ने लिखा। आप जनगण मन यदि कोई इलेक्टेड एमएलए चुन के गया है, चुन के वोट दे के जीता है, वो बोलता है जनगण मन यदि महात्मा गांधी ने लिखा, और मंत्री बोला देश आजाद हुआ 26 जनवरी को। तो इसे क्या उम्मीद कीजिएगा ऐसे एमएलए लोगों को? कहने का हम लोग डिलिमिटेशन पर बात कर रहे थे, परिसीमन पे बात कर रहे थे। तो जनगणना प्रत्येक 10 साल में हो रहा है, निरंतर हमारी संख्या घट रही है। क्यों? देश और दुनिया की आबादी बढ़ रही है। 140 करोड़ हो गया देश की आबादी, और आदिवासी को पूरे देश में आप घटाते हो यार। कहीं ना कहीं षड्यंत्र का शिकार हम है, हमको खत्म करने का साजिश है। परिसीमन हर 20 साल में होगा। अगर 2026 चल रहा है, आपका भी न्यूज 26 है, 2026 हमारे लिए बहुत खतरा है। आपके लिए अच्छा है, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। 2026 फले फूले, लेकिन 2026 हमारे संकट का घड़ी है। हमारा एक तो पार्लियामेंट सीट फिनिश हो जाएगा मानचित्र से, सीट से। राजमहल है विधानसभा, जहां से मैं जीतते आया हूं 1950 में, 85 में, 85 में। दैट टाइम आई वाज बैचलर, अनमेरिड, केवल ग्रेजुएट थे। 25 साल का नौजवान एमएलए होगा तो आश्चर्यचकित नहीं होगा। मोच नहीं, दाढ़ी नहीं। जीता हुआ आदमी को हमको सर्टिफिकेट नहीं दिया। इंदिरा गांधी का लहर था, 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, लोग इंदिरा लहर हो गया। और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन को लाया था 80 में, उन्होंने टिकट दिया, मैं घाटशिला से जीत गया। 25 साल में मेरा मोच दाढ़ी नहीं था, बैचलर थे, ग्रेजुएट थे, एमए भी पास नहीं किया, गांव देहात से घाटशिला में आया। एमएलए जीत जाना बिहार के लिए कम बड़ी बात है। संयुक्त तो बिहार, अविभाजित बिहार में मैं 85 में एमएलए बना हुआ आदमी, रिकॉर्ड हूं। सर्टिफिकेट उसको दिया, लेकिन काउंटिंग में देखिएगा मैं हूं। धांधली हुआ था उस समय भी। अभी ईवीएम मशीन में धांधली होता है, उस समय बैलेट पेपर में धांधली करके हमको उसको सीट दे दिया, सर्टिफिकेट। काफी विरोध हुआ, लड़ाई हुआ, लेकिन एसडीओ का पावर था, निर्वाचन पदाधिकारी। 90 में हम जीते। तो जहां घाटशिला रिजर्व सीट 1952 से लगातार था, 2026 के हिसाब से घाटशिला डी रिजर्व हो गया, जनरल हो गया। बोढ़ागुड़ा जनरल था, बोढ़ागुड़ा उसको एसटी कर दिया। जुगसलाई था शेड्यूल कास्ट, मंगल कालिंदी अभी जेएमएम का एमएलए वर्तमान। अगर 2026 को आधार माना जाए तो अगला चुनाव 2029 में है, तो 2029 में झारखंड का मानचित्र बदल रहा है। बोढ़ागुड़ा जनरल था, वहां कुणाल सारंगी कैसे लड़ेगा? जो वर्तमान एमएलए है जेएमएम का, क्या सारंगी, ये समीर महांती अभी है। समीर महांती जनरल कास्ट में आता है, 2029 में एसटी होगा, तो आखिरी है उसका। जनरल है तो जीत गया, कुणाल सारंगी वहां से जीता था, तो एसटी हो जा रहा है बोढ़ागुड़ा, और घाटशिला जनरल हो जा रहा है, एसटी था। तो ये परिसीमन ऐसा क्यों करते हो? जो हम अगर मान लिया जाए बोढ़ागुड़ा है, अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो सीट बढ़ा दो परिसीमन में, या हमको क्यों घटा रहे हो जी? क्यों हटा रहे हो? लोकसभा को एक तो कम कर दे रहे हो, शेड्यूल कास्ट को आपका जो है ना, जुगसलाई का नाम खत्म हो गया, जुगसलाई का नाम मानगो हो जा रहा है। तो कुल मिला के हमने पूरा पढ़ा आयोग का रिपोर्ट, भयावह स्थिति है। यानी हम क्यों घट रहे हैं, इसका कारण भी है इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण। आदिवासी क्षेत्र में जब से उद्योग आया, हमारा जनसंख्या घट गया, हमारा वहीं पे हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया। जामशेदपुर 1907 में स्टेब्लिश हुआ। जामशेद जी नसरबंद जी टाटा बॉम्बे से आया, और इन्होंने देखा दो मुहानी पानी, खड़काई नदी, सुवर्णरेखा नदी में पानी चाहिए। उन्होंने सर्वे किया कि नोआमुंडी, किरीबुरु, बादाम पहाड़ उड़ीसा से, यहाँ आयरन ओर है, लोहा है,
उसको लोहा स्टील बनाना था कारखाना, पानी उसको चाहिए था, सुवर्ण रेखा नदी वो मिला। कोयला आना है हजारीबाग से गिरिडीह से, तो कोयला झारखंड में है, आयरन हो रहा है माइंस में, पानी है, तो बॉम्बे से आया इंडस्ट्री उद्योगपति, उसका नाम था जामशेदजी नसरबंदी टाटा। जामशेद जी के नाम से जामशेदपुर शहर बसा और टाटा के नाम से टाटा नगर रेलवे स्टेशन बन गया। 1919 में टाटा रेलवे स्टेशन का नाम जो है नाम था काली माटी। 1919 में, और ये पूरे मौजा काली माटी था, जहां पे सोनारी मौजा एयरपोर्ट बना है और जहां टेल्को टाटा मोटर्स बना है नीलडी मौजा, और जहां सोनारी है वहां का मौजा, ये टोटल इलाका आदिवासी इलाका था। अभी भी रिकॉर्ड है, 18 तो मौजा है जामशेदपुर में। टाटा ने यह ले लिया, 15,000 एकड़ लीज में ले लिया है। 1907 में स्टार्ट किया, इधर CNT एक्ट 1908 में लागू होता है, बिरसा मुंडा वाला छोटा पुटेनेंसी एक्ट 1908, और टाटा कंपनी उसी से 18 मौजा के आदिवासियों का जमीन बिहार सरकार, तत्कालीन बिहार भी नहीं बना था। 1908 में CNT एक्ट बना, बिहार बना 1912 में। मतलब बंगाल गवर्नमेंट था उस समय, ब्रिटिश के समय में। तो 1908 में आपने ब्रिटिश सरकार से ही टाटा कंपनी ने लिखा पढ़ी करके ले लिया हमारा जमीन को। हम तो 1908 से पहले वाला आदमी थे, आदिवासी थे, 18 मौजा के, और आज के तारीख में टाटा का लीज में 15,000 एकड़ जमीन लीज लिया है। अभी भी लीज क्लियर नहीं हुआ है, लीज पेंडिंग है अभी। मतलब 15,000 एकड़ आदिवासी का जमीन है, भूमिज का है, संताल का है, मुंडा का है, कहीं महतो लोगों का, मूलवासी का है। ये मजाक नहीं है। मतलब आप अगर टाटा नहीं आते, जामशेद जी नसरबंदी, जामशेद जी के नाम से जामशेदपुर शहर बसा जो काली माटी था, और टाटा जो टाइटल है टाटा नगर रेलवे स्टेशन हो गया, जो काली माटी रेलवे स्टेशन था। कब? 1919 में। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ, जलियांवाला पंजाब में, अमृतसर जलियांवाला, वहां अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ा, और यहाँ भी टाटा ने हमारा जमीन छीन लिया, और काली माटी का नाम बदल के टाटा नगर, जामशेदपुर शहर, काली माटी अस्तित्व खत्म हो गया, और 18 मौजा के आदिवासी खत्म हो गया। नहीं मिलेगा। बता दे टाटा कंपनी, बहुत बड़ी बहस है वाला कि 18 मौजा के इस जमीन के मालिक कौन है। आप तो आए बाबू साहेब जामशेद जी नसरबंदी, आप तो 2007 में आए ना। तो हमारा CNT एक बिरसा मुंडा का एक अंग्रेज लोग बना था 1908 में। तो 1908 में तो मेरा खतियान था, 18 मौजा का हम तो मालिक थे। अब हम मालिक नहीं है 18 मौजा के, 15,000 एकड़ के जमीन का मालिक टाटा कंपनी है, और टाटा ने लोगों को बसाया। तो टाटा अगर नहीं होता तो हमारा पॉपुलेशन नहीं घटता। इतने बड़े टाटा में दुनिया के लोग बस गया, पॉपुलेशन आया ना, आबादी। तो उसके अनुपात में 18 मौजा में जब आदिवासी भी स्थापित हो गया, डिस्प्लेसमेंट कहां चला गया पता नहीं। टाटा को रिपोर्ट पूछा है हम लोग, नहीं पता। 18 मौजा के आदिवासी नहीं है, जमीन ले लिया, गांव उजड़ गया, खत्म हो गया, टाउन बन गया। यही स्थिति HEC जब बना रांची में 1964 में, HEC आया तो विस्थापित हो गया। यही स्थिति 1964 के बाद आपका स्टील प्लांट बोकारो में आ गया, कोल इंडिया धनबाद में आ गया। आप अंदाज कर लो, झारखंड में 8-10 गो अगर ऐसा ही इंडस्ट्री डेवलप हो गया था, अभी अगर जिंतल मित्तल अडानी अबानी आ जाएगा तो कहाँ होगा आदिवासी? कैसे बनेगा आदिवासी मुख्यमंत्री? कैसे रिजर्व सीट होगा आपका? डी रिजर्व होगा ही। तो हम इसीलिए लड़ाई लड़े थे। बिरसा मुंडा CNT एक बना था, जमीन रक्षा। हम इसीलिए अलग राज्य बनाए थे कि हम मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बन सकता आने वाला दिन में, क्योंकि हमारा संख्या कम है।
बहुत बड़ा अस्तित्व मंडरा रहा है। चिंता नहीं है, काहे चिंता नहीं है? सूर सिंह बेसरा का तो समय गुजरा चिंता ही में। बाकी दलालों ने झारखंड को हलाल किया, उनका तो समय गुजर रहा है चिंता ही में। ये दलाल की उपाधि किसे दे रहे हैं? जो लोग दलालों ने तो झारखंड को हलाल किया, कौन किया? राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी अगर आदिवासियों के हितों की बात नहीं होती है तो ये बड़ा सवाल है। हम लोगों ने आदिवासी में लड़ाई के समय में सिद्धू कानू जब 1855 में लड़ाई लड़ा तो अंग्रेजों को दिक्कू बोला था। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ चाईबासा में सिंगरे बिंद्रे के नेतृत्व में, तो उस समय भी शोषण के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, उनको भी अंग्रेजों को दिक्कू बोला था। और नीलांबर पीतांबर जो है ना, चेरो जाति आदिवासी लड़ाई लड़ा उधर पलामू में, तो उसमें भी दिक्कू का शब्द अंग्रेजों के लिए किया। दिक्कू माने दिक दिक करने वाले, शोषण करने वाले, जुल्म ढाने वाले, उसको दिक दिक करना मतलब एकदम उसको शोषित करना, उसको खत्म कर देना स्थिति जो अंग्रेजों का हुकूमत चलता था। तो डंडा चलना, हुकूमत करना, कानून चलना, पूरा आदिवासी का लंबा इतिहास है पूरा हमारा। 1700 जब से 1600 ईस्वी में आया पहला मुकाबला चेरो ने 1600 में ही लड़ाई लड़ा, 1500 ईस्वी में लड़ाई लड़ा। तो इंग्रेज आने का विरोध आदिवासी तीर के नोक पर आजादी का ऐलान किया। बाबा तिलका माझी वाज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। भागलपुर के कमिश्नर क्लीवलैंड साहब था, क्लीवलैंड साहब कमिश्नर था। एक व्यक्ति बाबा तिलका माझी संथाल मुर्मू ये में था, मुर्मू थे संथाल, क्लीवलैंड कमिश्नर, एक सिपाही नहीं, एसपीडीसी से बड़ा कमिश्नर, पूरा चोटनागपुर का कमिश्नर था। हजारीबाग में गया, तीर से मारा, खत्म, भागा नहीं, पकड़ाया, बाबा तिलका माझी को जिंदा लटका दिया। भागलपुर में आज भी भागलपुर का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया, बाबा तिलका माझी यूनिवर्सिटी। इतिहास, बाबा तिलका माझी, भागलपुर यूनिवर्सिटी बना था ब्रिटिश जमाने में, और बाद में बाबा तिलका माझी यूनिवर्सिटी नाम हुआ। और जहां बड़ वृक्ष में जिंदा है उसको लटका दिया, फांसी दे दिया, जिंदा फांसी नहीं दिया, ऐसे ही लटका दिया। इतिहास लिखा है। ब्रिटिश जो राइटर है हंटर, उन्होंने खुद लिखा है कि हम लोगों ने उसको ऐसा किया कि उन्होंने कमिश्नर को तीर से मार दिया, कबूल किया, हम लोगों ने फांसी नहीं दिया, उसको जिंदा बड़ वृक्ष में टांग दिया। ये इतना बड़ा जातौन आदिवासी हमारा प्रेरणा है। तो जो भी है, सूर्य सिंह बेसरा बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ रहे हैं, राजनीतिक ज्ञाता हैं, कई झारखंड के राजनीतिक कई बड़े चेहरों के गुरु भी रहे हैं, कई शिष्य राजनीति में हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। कितना प्रभाव रहा है उन शिष्यों के ऊपर? क्या सूर्य सिंह बेसरा से अभी भी सलाह लेते हैं, संपर्क में रहते हैं? एक है सलाह लेना, सलाहकार, एक अभिनय करना है, उसका नाम कलाकार। अभी सलाह लेने वाला कोई सलाहकार नहीं मिलेगा। राजनीति में अभिनय चल रहा है, कलाकार मिलेंगे। तो गुरु अपने आप गुरु का उपाधि नहीं होता। पहले आश्रम में पढ़ाया जाता तो गुरुकुल बोला जाता था, शिष्य होते थे, आज्ञाकारी होता था। मैं जब राजनीति में आया तो बहुत अध्ययन करते थे, रिसर्च करते थे, अनुसंधान करते थे। कई कविताएं होंगे, कई लेख होंगे, कई मैंने लेखक भी है, ऑथर भी हूँ। मैं झारखंड राज्य पे राजनीति की मेरे हिंदी में पुस्तक है। सोच लीजिए, किताब लिखना आसान बात नहीं है। आपके दिमाग में भेजा में जो है सोच है, मंथन चिंतन मंथन कर रहे हैं, आप उसी में लिख सकते हैं। मेरे किताब है, आने वाला दिन में मैं आपको स्टूडियो में प्रोड्यूस करूंगा कि बेसरा जी केवल भाषण ही नहीं देते हैं, किताब लिखते हैं। अब इस बार मेरा किताब छप के आ रहा है 22 जून को, आजसू का 72 घंटा। झारखंड 72 घंटा में कैसे बना? बेसरा जी के नेतृत्व में। मतलब सूर्य सिंह बेसरा की कहानी अपने जो बनी। किताब मेरा आ रहा है हिंदी का, हो सकता है बहुत बड़ा तहलका मचेगा
उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई है, बहुत सारी चीज। और जब वो किताब पढ़ेगा उसी में फिर पैदा होगा। क्योंकि अगर कार्ल मार्क्स दास कैपिटल किताब नहीं लिखा होता, रसिया की बात बता रहे हैं, 1917 को बहुत पढ़ाई किया, लेनिन को पढ़ा हूं मैंने, कार्ल मार्क्स को पढ़ा हूं, स्टालिन को पढ़ा हूं, एंगल्स को पढ़ा हूं, 1917 का रसिया का रेवोल्यूशन, क्रांति को मैंने पढ़ा हूं। फिर 1939 का चाइना का लीडर माओ सेतुंग को पढ़ा, वही माओ के नाम से माओवादी हो गया। वो माओ अलग थे लेकिन माओवादी अलग है, माओवादी अलग रास्ता में चला गया है, लेकिन माओ ने माओ सेतुंग को भी पढ़ा, वो जीवन इतिहास। होना चाहिए राजनीति में आइडियोलॉजी, सिद्धांत बोलता है, विचार, एजुकेशन विथ कैरेक्टर एंड पॉलिटिक्स विथ आइडियोलॉजी, मूल मंत्र यही है। एजुकेशन विथ कैरेक्टर, आप एजुकेट होइए कैरेक्टर के साथ। क्योंकि आप स्कूल और कॉलेज में जब कभी विद्यार्थी आते हैं 2 सर्टिफिकेट मिलता है, आपको भी मिला होगा, हमको भी मिला, और भी लोगों को मिलेगा। एक डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, गुड कैरेक्टर का एक मिलता है। आप रास टिकट नहीं है स्कूल से, कॉलेज से, आपके व्यवहार कॉलेज में अच्छा रहा, स्कूल में नियम है, हमको खुद मिला और भी लोगों को मिला है। तो आप जब शिक्षित होते हैं स्कूल कॉलेज से तो 2 डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, एक डिग्री एंड कैरेक्टर। तो कैरेक्टर बहुत जरूरी है, इसीलिए कहा गया है, मैंने पढ़ा हूं, किताब में भी जिक्र किया हूं कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसीलिए कैरेक्टर, एजुकेशन विथ कैरेक्टर, जब आप शिक्षित होते हैं तो कैरेक्टर भी बिल्डअप होना चाहिए। क्योंकि स्कूल और कॉलेज जो होता है लोक निर्माण का संस्था होता है, विद्या मंदिर होता है, मंदिर, मस्जिद, गिरजा आस्था का प्रतीक होता है, लेकिन विद्या मंदिर में ज्ञान अर्जन होता है। और हमारा जो कैरेक्टर जो है ना, लोक निर्माण विद्या मंदिर से होता है। वह गुरु होते हैं, गुरु को पैर छू, माँ बाप का भी तो गुरु करते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर गुरु ने शिक्षित दिया, शिक्षा किया, ज्ञान दिया है। जो शिष्य हैं वो संपर्क में भी हैं या नहीं है? आज गुरु गुड़ चेला चीनी, आज के तारीख में ये मुहावरा फिट खाता है कि गुरु गुड़ चेला चीनी, सूर्य सिंह बेसरा इना के चीनी, उना के चीनी, आमी सबाई के चीनी, आमी किंतु चा खाई बिना चीनी, गुरु गुड़ चेला चीनी। ये फॉर्मूला भी आपको दिखाई देगा, आपको गुरु नहीं मानेगा, सब अपने आप गुरु है। आप आदिवासियों की राजनीति करते हैं, आदिवासियों के हितों की बात करते हैं। झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन झारखंड में आपको छोड़कर सबसे बड़ा आदिवासी नेता किसको मानते हैं? देखिए, एक चीज है, जब खुद एक सूर्य हो सौर मंडल में, सौर मंडल के प्रमुख को पूछा जाए सौर मंडल में आपसे बड़ा कौन है? सौर मंडल का प्रमुख होता है सूर्य, सौर मंडल, उसमें पृथ्वी भी आता है, चंद्रमा भी आते हैं, कई तारे आते हैं, ग्रह उपग्रह होते हैं। अगर सूर्य को ही पूछा जाए कि आपसे ज्यादा प्रखर और तेजस्वी कौन है, तो सूर्य तो अनुत्तर हो जाएगा ना। तो सूर्य को अगर पूछेगा आपसे बड़ा कौन है, आप देख लीजिए, विचार एक तो होता है, आइडियोलॉजी मस्ट है, मैंने कैरेक्टर का बात किया अभी, लेकिन आइडियोलॉजी विचारधारा होता है। क्या ये आइडियोलॉजी ही है जिसके कारण सूर्य सिंह बेसरा को राजनीतिक पकड़ या जमीन बाकी नेताओं के तौर पे नहीं मिली? बाकी जितनी तरक्की, राजनीतिक तरक्की जो है वो नहीं मिली, ये आइडियोलॉजी ही था जिससे वो जुड़ के रह गए, या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही नहीं रखते? नहीं, हर आदमी का महत्वाकांक्षी होता है, कुर्सी मिले, आगे बढ़े, प्रमोशन हो, कदम कदम पे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़े, सबकी महत्वाकांक्षी होते हैं। जिस मनुष्य का महत्वाकांक्षी नहीं है, बिजनेसमैन 100 रुपया कमाएगा
तो अगले 1000 रुपया का सोचता है महत्वाकांक्षी। 1000 रुपया इनकम हुआ तो लाख टका का सोचता है, और लाख टका का बिजनेस होगा तो करोड़ सोचता होगा, महत्वाकांक्षी होता है। आज हमारी साइकिल झोपड़ी में रहते हैं, कल को पक्का मकान हो जाए, इंदिरा आवास, वो भी महत्वाकांक्षी है। आज मेरे साइकिल है तो कल मोटरसाइकिल हो जाए, उसके बाद 4 चक्का हो जाए। अगर कोई बेटा बोलेगा, कोई सिपाही है तो सिपाही बोलेगा मेरा बेटा दरोगा बन जाए। कोई पियून चौपरासी है तो बोलेगा मैं बच्चों को अपना BDO बनाऊंगा। कोई BDO है अपना बेटा को बोलेगा ऐसे। महत्वाकांक्षी होता है। कोई कार्यकर्ता बोले हम नेता MLA MP बनेंगे, लेकिन इतना अति महत्वाकांक्षी जो अपना आंख अंधा हो जाए और अपना पेट देखता है पीठ नहीं, जनता को भूल जाए। मैं जिस आइडियोलॉजी की बात करता हूं, मैंने किताबों में भी जिक्र किया, मेरे किताब में भी उस पहले की राजनीति विचारधारा पर आधारित होता था। गांधीवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, समाजवाद, लोहियावाद। अभी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, गांधीवी की जात के बाद विवाद ही विवाद हो गया और लास्ट में राजनीति परिवारवाद हो गया और इसी में राजनीति का बर्बाद भी हो गया। और मैं आइडियोलॉजी की इसलिए बात करता हूं, मैंने शुरू में कहा था कि एजुकेशन विथ कैरेक्टर एंड पॉलिटिक्स विथ आइडियोलॉजी। शिक्षित व्यक्ति को चरित्र जरूरी है और राजनीति में सिद्धांत का जरूरत है। एक सिद्धांत होता है, जैसे मान लिया जाए न्यूटन का सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण उन्होंने खोज निकाला, तो पहले किसी वैज्ञानिक ने जीरो को पकड़ा, और जीरो हमने जहां तक अध्ययन किया, ये जीरो विदेश से नहीं आया, जीरो भारत में ही आविष्कार हुआ है। छोटा मोटा जीरो, जीरो से गणित आगे बढ़ा, और गुरुत्वाकर्षण जो है ना, न्यूटन का जो है ना, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, हर एक एक्शन का रिएक्शन होगा, ये न्यूटन ने निकाला। तो किसी भी वैज्ञानिक का जो तथ्य है वो सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। आज जो गुरुत्वाकर्षण के चलते सौरमंडल टिका हुआ, पृथ्वी टिका हुआ है, जब एक दूसरे का परिकल्पना कर रहा है, बिना सिद्धांत का राजनीति आप देख लीजिए, दल बदलू देख लीजिए, आज ये पार्टी में कल वो पार्टी में, आज दल बदलू देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण। इशारा चंपाई सोरेन की तरफ तो नहीं है? इशारा तो सब लोग समझते हैं, डायरेक्ट समझते हैं लोग। आज 40 साल तक मान लिया जाए मेरा, मैं झारखंड की राजनीति में जब मैं आया, छात्र जीवन से लेके राजनीति से आया, अभी भी हूँ, मेरा उम्र और चंपाई सोरेन का मोटा मोटी एक। मैं जब JMM शुरू किया 1980 में, उसके बाद ही वो लोग आया। शिबू सोरेन को नालने वाला आजकल कौन आदमी, आप पूछिएगा ना, इंटरव्यू कीजिएगा ना पब्लिक से, उसको लाज शर्म नहीं है, संकोच भी नहीं करेगा ना, मैंने बेलगाम लोग हैं। शिबू सोरेन को लाने वाला सूरज सिंह मिश्रा, शैलेंद्र महतो है। इस जिला में एक जिला था, शैलेंद्र महतो आज सोनारी में, इसी जगह में, कागल नगर है, सोनारी बगल में। 1978 में हम लोगों की मुलाकात होती है बारी मैदान में, फरारी जिंदगी काट रहा था, जंगल आंदोलन में वो गोली इनकाउंटर में बच गया, और वो देखते ही गोली मार देने का आदेश है। शैलेंद्र महतो जो 2 बार MP बना, उनकी पत्नी आभा महतो 2 बार MP बनी और सोनारी में बस गया। जैसे मैं घोड़ाबंदा में बस गया, मैं भी घोड़ाबंदा का इसी जिला का हूँ, लेकिन घोड़ाबंदा में मेरे पिताजी है, मैं यहाँ बस गया। शैलेंद्र महतो भी खूंटकाटी सोनारी का नहीं है, उसी के भी है, चकद्दरपुर के। तो वो भी आंदोलनकारी फरारी जिंदगी में यहाँ बस गया, और मैं भी फरारी जिंदगी में घोड़ाबंदा में बस गया हूँ। हम दोनों का मुलाकात 1978 में होता है बारी नगर में, मास मीटिंग हो रहा था उस समय, सीधी कार्रवाई, झारखंड अलग राज्य के लिए नहीं हो रहा, झारखंड पार्टी ने ऐलान किया सीधी कार्रवाई, तो उस मीटिंग में मुलाकात होता है। पहला मुलाकात शैलेंद्र वाला, हम स्टूडेंट, शैलेंद्र महतो 1978, बताइए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे घाटशिला कॉलेज। मेरे पिताजी नौकरी करता था, ग्राम सेवक था घोड़ाबंदा पंचायत का, टेलको बगल में। तो मैं मीटिंग में मुलाकात हुआ और उनको हम ले गया घोड़ाबंदा, उनका पिताजी भी ग्राम सेवक, मेरे पिताजी भी ग्राम सेवक, मैं कॉलेज ले गया, घाटशिला गांव ले गए, और हम लोग इतना घुल मिल गया शैलेंद्र के साथ। हम लोगों ने 1980 में शिबू सोरेन को लाया, 2 ही आदमी, हमारे साथ और भी लोग था। शिबू सोरेन से कहाँ मुलाकात हुई? हम लोग चांडिल में मुलाकात किया, एक दो चांडिल डैम विस्थापित के लिए मीटिंग में आए थे, मुलाकात हुआ, बोला ठीक है चलो तुम लोग दुमका चलो।
तो 1980 में दुमका चले गए शैलेंद्र महतो के साथ, और गुरुजी से मुलाकात हुआ, बोला कि लड़का को एक बार स्पीच दिलाओ। मैंने हिंदी और संताली में स्पीच दिया तो लोग तंग रह गया, बोला कौन है, कहाँ है? स्टूडेंट, दुबले से पतले से थे, 78 में शिबू सोरेन के साथ मिटे। उस समय हाथ उठा के गुरुजी की उम्र क्या रही होगी? नहीं, यंग दिखता था। मैं आज खुद बुढ़ा दिख रहा हूँ, बाल पक गया है, उम्र 70 का हो गया, लेकिन ऐसा 17 का है मेरा आज भी, ऊर्जा शक्ति है। मेरा जो आदत है उठने का, खाने का, पीने का, दैनंदिन का, वो 17 साल का जो मैं था वही जागरण मेरे शरीर में है। जो शरीर अंदर से मैं 70 का हो गया, बूढ़ा हो गया, मैं चल नहीं पा रहा, घुटना दर्द, कमर दर्द, वैसा वाला मैं आदमी नहीं हूँ बिल्कुल। खैर, मेरी कविता में देखिएगा, मैं शरीर का आदत को कविता में लिख दिया हूँ। मैं कैसे खाता हूँ, पीता हूँ, जागता हूँ, सोता हूँ, कविता बना, अपने आप को कविता लिख दिया हूँ सब। ये है। तो 1980 में शिबू सोरेन को लाए। तो मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। आज गांधीवाद कहाँ गया? गांधीवाद पे आधारित कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवाद के आधार पर लाल झंडा बंगाल से खत्म, तृणमूल खत्म, भाजपा आ गया। बंगाल से कम्युनिस्ट खत्म, ज्योति बसु के बाद। आज नहीं है, लाल झंडा का एमएलए एमपी नहीं मिलेगा। बंगाल की बात किए हैं तो बंगाल में हाल दिनों में बीजेपी ने चुनाव जीता है, बहुमत से जीता है। बीजेपी का चुनाव जीतना कैसे देखते हैं और ममता बनर्जी का हार को कैसे देखते हैं? मैं तो नजदीक में हूँ, आते जाते रहता हूँ, राजनीति समझता हूँ। वहाँ पे मैंने 1977 में ज्योति बसु सत्ता में आए, 9 राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी, केवल लाल झंडा था, 9 गो राजनीतिक गठबंधन हुआ, ज्योति बसु बना। और झारखंड आंदोलन के क्रम में जब दिल्ली से कमेटी में मैं भी था, झारखंड विषयक समिति में, भारत सरकार का टीम में, राज कैसे बनेगा उसका कमेटी, जो कि वार्ता मेरे नेतृत्व में हुआ था राजीव गांधी बूटा सिंह के साथ दिल्ली में, 1989 में वार्ता हुआ। वो लंबा इतिहास है, वो बहुत बड़ा टॉपिक्स है, वो अलग से बात करते हैं। बातें बता रहे थे कि शिबू सोरेन गुरुजी को लाने वाले आदमी शैलेंद्र महतो और आप थे। बिल्कुल। उसके बाद की कहानी हम जानना चाहेंगे। उसके बाद जो है ना, बाद के दिनों में 2 बार एमएलए बना शैलेंद्र महतो, और आज शैलेंद्र महतो जेएमएम में नहीं है। मैं 1986 के बाद जो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बनाया जमशेदपुर में, जेएमएम का छात्र संगठन के नाम से बना, लेकिन पॉलिटिकल इतना डिफरेंस, आइडियोलॉजी इतना डिफरेंस हो गया, उतना डिफरेंस जो 1940 में जो ये के हजारीबाग रामगढ़ के दामोदर नदी के किनारे कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ। बताइए कांग्रेस कहाँ का है? कहीं बॉम्बे, कहीं कलकत्ता, कहीं दिल्ली। महात्मा गांधी यहाँ रामगढ़ आए थे 1940 में, नेताजी सुभाष चंद्र आए थे रामगढ़, यहाँ दामोदर नदी। अब वही डिफरेंस हो गया, 1940 में कांग्रेस डिवीजन हो गया, गरम दल नरम दल। महात्मा गांधी का लाइन ऐसा था, सुभाष चंद्र बोस बोला मैं इनका सिद्धांत से मैं सहमत नहीं है, बस सुभाष चंद्र बोस आजादी हिंद फौज बना दी, करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका स्लोगन सुभाष चंद्र बोस का था। और महात्मा गांधी 1942 में 9 अगस्त को घोषणा किया बॉम्बे के सम्मेलन में, डू और डाई, करो या मरो महात्मा गांधी। कब? 9 अगस्त 1942। मैं अध्ययन करता हूँ, किताब लिखता हूँ, ऐसे नहीं लिख सकते आप बिना जानकार का। कागज कलम दे दिया जाएगा, उतार दीजिए, किताब लिखिएगा, बाप बाप कर जाइएगा। साधारण आप 1 क्लास 2 क्लास का इंसान नहीं बोल पाएगा, किताब लिखेगा राजनीति में, बहुत मुश्किल है, बहुत अध्ययन। मैंने मार्क्सवाद, लेनिनवाद, आइडियोलॉजी बहुत पढ़ा, बहुत लिखा। तब के आजसू और आज के आजसू, सुदेश महतो लीडर हैं आजसू के, कैसे देखते हैं? बहुत भटक चुका है। कैसे? दिग्भ्रमित हो चुका है। आजसू था, लड़ाकू आजसू था। जब 22 जून 1986 में मेरे नेतृत्व में, मेरे सोच में, मेरे विचारधारा में मैंने नया चीज कॉन्सेप्ट लाया। झारखंड में बहुत पहले छात्र संगठन बना होगा, पार्टी बना होगा, लेकिन मैं आसाम जा करके, आसाम से पहले तो मैं 22 जून 1986 को बना। उसके बाद मैं उस समय एमए पास किया मैं 1986 में।
शादीशुदा नहीं किया उस समय, बेचेलर था, भटकते रहा, घूमते रहा, क्या होगा, कैसे दिमाग लगा रहा है, झारखंड कैसे बनेगा, कैसे लड़ाई होगा। पढ़ाई तो कर लिया एमए का, लेक्चररशिप का नौकरी मिला, अब नौकरी का कागज भी हम लौटा दिया यूनिवर्सिटी से, वही लेक्चरर होते हैं, आज हो सकता है वाइस चांसलर हो जाते हैं, लेकिन मैंने एमए पास करके जो मैं लेक्चरर का सर्टिफिकेट मिला, नौकरी मिला 1986 में, मैं लौटा दिया यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को, और मैंने तय किया चल असम। प्रफुल्ल महतो चीफ मिनिस्टर था, स्टूडेंट लीडर, और गोरखालैंड दार्जिलिंग आ गया सुभाष सिंह से। फोटो वोटो है, कागज उगज जो मेरे किताब आ रहा देखेंगे आप लोग, सुभाष सिंह से हम कैसे दोस्ती कर रहा है, लड़ाई सुभाष सिंह के साथ क्या रणनीति क्या, वो भी लिख दिया किताब में। और विस्फोटक बनो, धमाका करो, सरकार हिंसा की भाषा समझती है, सुभाष सिंह दे दिया, बोडोलैंड बता दिया, 72 घंटा डिटेल और भी जाएंगे जब किताब मेरी आएगी 22 जून को, उस किताब के आधार पर अलग इंटरव्यू आपके साथ होगा, उसमें डिटेल जाएगा। अभी शिबू सोरेन को लाने वाले या कल का आजसू, आज का आजसू में क्या डिफरेंस है? मेरे समय का नेतृत्व जो है ना 1986 से जो है ना ये तक 90 तक 90 तक जो आजसू था, खून देने वाला मजनू था, और 2000 के बाद का जो आजसू पार्टी बनाया सुदेश महतो, दूध पीने वाला मजनू बन गया। सुर सिंह बेसरा के नेतृत्व में 86 से 90 तक खून देने वाला मजनू था, और 2000 के बाद अभी तक सुदेश महतो ने आजसू को आजसू पार्टी बना के हेजेक किया, अब ये दूध पीने वाला मजनू बन गया। यही अंतर है आजसू में। अर्थात इसका मतलब समझाएंगे सरल भाषा में कि दूध पीने वाला और खून देने वाला में अंतर क्या है? ये अंतर है, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, তুমি আমায় রক্ত দাও আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব, হ্যাঁ রক্ত দিও মু স্বাধীনতা দিবি, মায়া में फुरगेली मामा। सुभाष चंद्र बोस की इस उक्ति को मैंने 10 भाषा में अनुवाद किया हूँ, मैं खुद डायलॉग बनाया हूँ, ट्रांसलेशन किया हूँ। उड़िया में रक्त दियो मु स्वाधीनता दिबी, बांग्ला में तुम्ही रक्त दाओ आमी तुम्हाके स्वाधीनता दिबो। तो अंतर है। हमने सुभाष चंद्र गरम दल आजसू को गरम दल बनाया, और गुरुजी महात्मा गांधी बने, किताब में आएगा गरम दल, और गरम दल का सुभाष सुर सिंह बना, नरम दल का गुरुजी महात्मा गांधी बना। ये किताब का मेन सार्स बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने लिखा हूँ। झारखंड अलग राज्य निर्माण में महात्मा गांधी के रूप में शिबू सोरेन गुरुजी और सुभाष चंद्र बोस के तेज तर्रार माने फायर ब्रांड सुभाष चंद्र के रास्ते में कैसे आजसू बना, ये डिफरेंसेज आपको मिलेगा किताब में। हेमंत सोरेन का जेल जाना, चंपाई सोरेन का मुख्यमंत्री बनना, फिर हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आते हैं, रिहा होते हैं, तो उसके बाद दोबारा कुर्सी की मांग करते हैं चंपाई सोरेन से, तो कुछ आइडियोलॉजी डिस्प्यूट या कह सकते हैं विवाद होता है, जिसके बाद चंपाई सोरेन जेएमएम से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये अपवाद हो गया, अपवाद हो गया। दागी और बागी पहले होता था, राजनीति में नैतिकता मोरल ग्राउंड में त्याग किया है। मैं नैतिकता से मैं त्याग नहीं दिया, 5 साल का एमएलए था ना, लेकिन कितना साल में हमने रिजाइन दिया झारखंड मामले में? 1.5 साल, 1 साल 5 महीना, 1.5 साल भी नहीं हुआ, 1 साल 5 महीना। तो 5 साल तो रह सकता था, पैसा भी मिलता, दलाली करते, करोड़ों रुपया कमाते। लेकिन भगत सिंह, उनका पिताजी बोला था, ये भगत सिंह जेल में जाके बोला कि तुम मान जाओ ना, एक कागज में बॉन्ड लिख दो, तुम जेल से रिहा हो जाओगे, फांसी नहीं होगा। तो उनके पिताजी को जेल से खत लिखा था, आजकल भी अखबारों में, प्रिंट मीडिया में उसका अखबार खत आता है। उसका स्लोगन था, वसूल जिंदगी से कीमती होती है। ये जो जिंदगी है, आपका जिंदगी, वसूल चुकाना, वसूल को चुका सकते हैं त्याग और बलिदान से,
मांगने से, मांग से नहीं, वसूल जिंदगी से कीमती होती है। ये जो जिंदगी जी रहे हैं ना हम लोग, ये बहुत कीमती, अनमोल होता है। त्याग और बलिदान, मैं बलिदान नहीं दिया लेकिन त्याग तो दिया हूं, सोच तो रखता हूं, आइडियोलॉजी की बात करता हूं। आपने थोड़ा सवाल कर रहे थे, यही आइडियोलॉजी त्याग के चलते अब दरकिनार हो गए आप। निश्चित रूप से आज के तारीख में, मैंने किताबों में भी इस बात को लिखा हूं, जिक्र किया हूं कि एक समय था कि पहले राजनीति का, अपराधियों का राजनीतिकरण होता था। आजकल तो राजनीति का ही अपराधीकरण हो गया। लोग समझ नहीं पाएगा, जो राजनीति, जो झंडा ढोता है, जिंदाबाद गुरुजी जिंदाबाद करता है लोग, बहुत सारे लोग ये बात को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं किया है, वो झंडा ढोया, चापलूसी किया है, वो ये जो डायलॉग की नहीं समझ पाएगा। पहले अपराधियों का राजनीतिकरण होता था, आजकल राजनीति का ही अपराधीकरण हो गया है। ये नहीं समझ पाएंगे, 1000 बार सोचे क्या बोला बेसरा, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है, वो राजनीतिक किताब नहीं लिख सकता है, राजनीति नहीं समझ सकता है। कहने का मतलब है कि आज के तारीख में मोरालिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है। दागी बागी, दल बदलो, बिकाऊ चरित्र टिकाऊ नहीं है, बिकाऊ है। आपने सवाल किया कि ये जो चंपाई सोरेन का जेएमएम में 5 महीना मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना, और ये जो 5 महीना मुख्यमंत्री रहते, वो रिजाइन करके जेल गए, उनके अनुपस्थिति में ये संभाला चंपाई सोरेन, और जेल से जब रिहा नहीं हुआ, कौन बोला रिहा हुआ, बेल में हुआ है, जेल हुआ था, बेल हुआ है, बरी नहीं हुआ। तो मामला ये है कि आज भी वो मामला है, जिंदा है। तो खैर जुडिशियरी मामला है, न्यायपालिका का ये है, उसको हम लोग इसको ज्यादा नहीं लेंगे। चंपाई जो इधर 5 महीना आप मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद पाल्टूराम हो गए, दल बदलू हो गए, आप भी रिकॉर्ड बना दे। आप उधर 5 महीना का हिसाब किताब नहीं होगा, आपका हिसाब किताब होगा, आप 40 साल के झारखंड आंदोलन में आप जो है ना पलटी मार दिया, माने स्वार्थ की राजनीति आप भी किया, आप भी दागी, आप भी बागी में गिना जाएंगे। हेमंत सोरेन पॉलिटिशियन है कि नहीं है, किताब लिख सकता है कि नहीं, संविधान पढ़ पाता है कि नहीं, संविधान जानता है कि नहीं, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बना है, एक भी झारखंड के हित में स्थानीय नीति नहीं बन पाया। उनकी पारदर्शिता, दूरदर्शिता का कमी है। मैं कटु आलोचना इस बात पे करता हूं, और थोड़ा भी डर नहीं, भय नहीं, एक मुख्यमंत्री होकर के ये गुड गवर्नेंस का लीडर नहीं है। गुड गवर्नेंस वो है, कभी बातचीत होती है, संपर्क होता है, मिलते हैं, हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है, बातें नहीं सुनता है तो क्या बात कीजिए। हाँ, कहीं कोई समारोह हो गया, मिल गया, हाय हेलो होता है, रिस्पेक्ट करता है, आशीर्वाद देता हूँ। हम लोग का रिवाज है कि बड़ों को पैर छू के प्रणाम करना, है ना, वो रिवाज है। वो छोटा है, हमको चाचा बोलता होगा, जरूर होगा। गुरुजी बड़े भाई के समान गुरुजी थे, परम शिष्य तो मैं ही था। अगर झारखंड का, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, गुरुजी ने 1980 में दुमका में अनाउंस किया था कि मेरे बाद अगर कोई होनहार, होशियार, अगर कोई टैलेंट अगर मेरे उत्तराधिकारी होगा झारखंड में, तो सूरज सिंह बेसरा होगा। 1980 के बाद बताओ, आज नहीं है। पद्म भूषण उसको मिला, सम्मान मिला, राष्ट्रीय सम्मान मिला, पद्म भूषण आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन गुरुजी शिबू सोरेन 1980 में उनके कथन था, दुमका से जो मेरा स्पीच सुना तो हाथ उठा के लोगों को संबोधन किया, मेरा उत्तराधिकारी सूरज सिंह बेसरा होगा। गुरुजी के बाद दूसरा गुरुजी हम ही जिंदा है। कौन ऐसा राइटर एंड फाइटर है, केवल भाषण, एमएल एमपी ढेर मिलेगा, लेकिन एक अभिभावक बहुत बड़ा जरूरी है। देखिए, मास्टर के बावजूद हेडमास्टर होता है, हेड टीचर होता है। ये टीचर, वो टीचर है, मैथ का, ज्योग्राफी का, है साइकोलॉजी का, सोशियोलॉजी का, लेकिन एक प्रिंसिपल होता है।
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रिंसिपल होता है, राजनीति में प्रिंसिपल होता है। आप अभी फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये जो इंटरव्यू सुनेगा प्रिंसिपल प्रिंसिपल बोलेगा, क्या तो बोला। तो जो लोग पढ़ाई लिखाई का कैडर नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, लेकिन जब सूर्य सिंह बेसरा का आपका न्यूज 26 का जो बयान देखेगा इंटरव्यू, बोलेगा प्रिंसिपल प्रिंसिपल बोल दिया, स्लिप ऑफ टंग तो नहीं है। प्रिंसिपल होता है हेड, टीचरों का हेड, प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन का, प्रिंसिपल सिद्धांत, आइडियोलॉजी, विचारधारा। मतलब अगर कोई स्कूल डिसिप्लिन चलता होगा तो टीचर से ऊपर एक प्रिंसिपल होता है, टीचरों का हेड होता है। आज झारखंड में शिबू सोरेन पार्टी का हेड नहीं, उसका जगह भरपाई नहीं है। अगर मान लिया जाए गुरुजी जिस दिन, देखे इंदिरा गांधी का मर्डर 1984 में हुआ, तुरंत राजीव गांधी को शपथ दिला दिया गया, बाद में चुनाव लड़ा, उत्तराधिकारी बनाया जाता है कि नहीं? लेकिन झारखंड में शिबू सोरेन मरने के मरण उपरांत उत्तराधिकारी नहीं, हेमंत सोरेन उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। क्या बापती संपत्ति है? प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी होगा कि भाई बाप का संपत्ति बेटा अधिकार होगा, लेकिन राजनीति ऐसा नहीं होता है। राजनीति होता है कि परिपक्वता, जिसमें दूरदृष्टि हो, जिसमें पारदर्शिता हो, दूरदर्शिता हो, जो सिद्धांत हो, डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो। आज सूर्य सिंह बेसरा बनाने में 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीना नहीं, 50 साल लगा है। यूं ही नहीं मैं सूर्य सिंह बेसरा हूं, यूं ही नहीं सूर्य सिंह बेसरा हूं। बातें ऐसी भी चलती है राजनीतिक गलियारों में कि सूर्य सिंह बेसरा को जो चीजें फ्रंट फुट पर नहीं भी रखनी थी, वो चीजें कोई खुलकर बोल देते हैं, इसलिए राजनीतिक जो जमीन है हासिल नहीं हुई। जो आइडियोलॉजी है उसे ओपनली बोल देते हैं, कुछ चीजें राजनीतिक तौर पे गुप्त नहीं रखते हैं, बातें खुल के रखते हैं, इसलिए उनका राजनीतिक करियर जो है उसमें उनको जमीन हासिल नहीं हुई है। मैं चाणक्य थोड़ी हूं, मैं चाणक्य नहीं हूं। चाणक्य का किताब भी पढ़ा हूं, मैं पूरा महाभारत पढ़ा हूं, उसमें पूरा राजनीति है। छल कपट, ऊंच नीच, द्रोणाचार्य गुरु, एकलव्य शिष्य, गुरु दक्षिणा दाहिना हाथ का अंगुली काटना, छल कपट था कि नहीं? महाभारत में है। और चाणक्य का नीति मैं पढ़ा हूं, मैं चाणक्य का नीति को अमल नहीं करता हूं, डायलॉग नहीं, कॉपीराइट नहीं करता हूं, मैं अपने डायलॉग लिखता हूं, लेखक हूं कभी हूं। तो छुपा छुपी लुका छुपी राजनीति नहीं है। भारत का संविधान प्रीएम्बल ए है, आर्टिकल ए है, 8 शेड्यूल ए है, 5th शेड्यूल ए है, 6th शेड्यूल ए है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है, सुप्रीम कोर्ट है, राज्यपाल का, सब जानता हूं। इसको लुपा छुपी का, इसको लोगों को बताने की जरूरत है। अगर मुझे दिन भर में 24 घंटा, 4 घंटा रेस्ट करेंगे और 24 घंटा कोई विशेषज्ञों को बैठा दीजिए, मैंने जो जानकार IAS IPS बड़े बड़े विद्वान लेखक कवि को भेज दीजिए, अब मेरे साथ 24 घंटा रहे, हम लोग चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, नाश्ता करेंगे और खाना खाएंगे और 4 घंटा सोएंगे। 24 घंटा के अंदर में से मैं 20 घंटा में भारत की राजनीति, झारखंड का तस्वीर और भारत की राजनीति कैसे सुधरेगा मैं लिख सकता हूं, मेरा अपना अनुभव बताता। कॉकरोच पार्टी थोड़ी हूं। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी की अब बात की, कॉकरोच जनता पार्टी आजकल के जेनजीज की पार्टी है, इसको कैसे देखते हैं, क्या दृष्टिकोण है आपका? वो एक रिएक्शन है। किस चीज का रिएक्शन? एक्शन का रिएक्शन। न्यूटन का पॉलिसी है, गति सिद्धांत, हर क्रिया के प्रतिक्रिया होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो ये जो कॉकरोच पार्टी बना, ये आइडियोलॉजी बेस नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन बेस नहीं, ना आइडियोलॉजी है ना ऑर्गेनाइजेशन है, संगठनात्मक स्वरूप नहीं है और सिद्धांतिक आधार नहीं है। कॉकरोच पार्टी केवल नाम दे दिया इसे ही, कॉकरोच पार्टी। और ये अमेरिका का बोस्टन से जो बंदा, महाराष्ट्र के नौजवान है,
35 साल उम्र का लड़का, उसी उम्र में मैं भी क्रांतिकारी रहा। मैं तो सरजमीन पे लड़ाई लड़ा तो अलग झारखंड बना दिया। इसलिए बहुत फर्क है। चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा चीफ मिनिस्टर, मधु कोड़ा चीफ मिनिस्टर, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास चीफ, इससे मैं लोग अलग देखना चाहिए। मैं दावा नहीं कर रहा, रियलिटी ये है कि मैं एमएलए एमपी नहीं था, लेकिन मेरा कॉकरोच पार्टी की तरह इस तरह हवा में नहीं था। मैंने 10,000 कार्यकर्ताओं को नेतृत्व करने वाला सूरज सिंह मिश्रा आपका न्यूज 26 में बैठा है, साक्षात्कार इंटरव्यू में बैठा है। आप अर्जुन 10,000 कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करने वाले, बिना एमएलए एमपी का टेबल टॉक में एग्रीमेंट करने वाले, बूटा सिंह होम मिनिस्टर, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, संतोष मोहन देव, राजेश पायलट और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री को टेबल में टकराने वाला है सत्येंद्र नारायण सिन्हा, बिहार का चीफ मिनिस्टर 1980, ज्योति बसु बिहार का चीफ मिनिस्टर, ठीक है, बंगाल और बंगाल, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश का दिग्विजय सिंह और बिहार का, बंगाल का, उड़ीसा का जेबी पटनायक। ये तो कॉकरोच पार्टी अमेरिका में रह रहा है, लेकिन मैंने 4 मुख्यमंत्रियों को टेबल में टॉक किया। ऐसा सौभाग्य किसी को मिलेगा जो आज राजनीति झंडा कर रहा है, जुलूस कर रहा है, बहुत बड़ा नेता है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी है, एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, घंटा जानता है ये सब इतिहास। मैंने 4 मुख्यमंत्री को टेबल टॉक दिल्ली में बैठाया। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, एकॉर्ड है, साइन किया हुआ चीज है, राजीव गांधी साइन किया है, बूटा सिंह, सूरज सिंह मिश्रा, वो व्यक्ति मैं जिंदा हूं।